आप देख रहे हैं 20 सालों का वनवास। यह कहानी आदरणीय डॉक्टर एस एन शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई यह अमूल्य प्रस्तुति अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं डॉक्टर एस एन शर्मा जी। आदरणीय आशा शैली द्वारा लिखी गई कहानी एक सुबह भीगी सी को आप लोगों ने बहुत सराहा और प्यार दिया, उसके लिए बड़ा सा थैंक यू। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहा कीजिए। उम्मीद है इस कहानी को भी आप बहुत प्यार देंगे। आइए चलते हैं कहानी की ओर। सुबह की ठंडी हवा 12वें माले की खिड़की से बड़ी तीव्रता से पूरे फ्लैट में घुसी चली जा रही थी। सामने दूर तक फैले समुद्र का आंचल बादलों की धुंध से गले मिल रहा था और बारिश की फुहारें सारे वातावरण को शालीनता प्रदान कर रही थी। अविनाश जी ने बिस्तर पर लेटे लेटे करवट बदली और पैरों के पास पड़ी चादर को खींचकर सीने तक लपेट लिया। बाहर से आ रही पंछियों की चहचहाहट की आवाजें उनकी नींद में अलार्म का काम कर रही थी। कुनमुनाकर वह उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर बाहर का खूबसूरत नजारा देखने लगे। समुद्र में सामने से आ रही एक सफेद पालदार नाव को देखकर उन्हें अपने बचपन में गुजारे गए उन दिनों की याद आ गई, जब वह इसी तरह की पालदार नाव से गंगा के उस पार वाले स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। उनके गांव समर्था में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था। उसमें कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती थी। गांव के सारे बच्चे कक्षा 1 से 5 तक वहीं पढ़ते थे और इसके बाद या तो बच्चे अपनी पढ़ाई समाप्त करके अपनी खेती किसानी का काम देखने लगते या उनमें से कुछ बच्चे गंगा के पार पालमपुर में आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते। जतिन माझी की नाव इन बच्चों को सुबह स्कूल के टाइम पर पालमपुर छोड़ आती थी और शाम को छुट्टी होने पर उन्हें एक फेरा लगाकर वापस ले आती थी। अविनाश के पिता गांव के समृद्ध किसान थे और उनके पास गांव में जमीन जायदाद के अलावा उनकी कुछ प्रॉपर्टी कोलकाता में भी थी। अविनाश की माँ को अपने गांव में ही रहना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण अविनाश का बचपन अपने गांव में ही बीता। समर्था में एक और समृद्ध किसान थे राम सिंह जी। उनकी बेटी अनुजा भी समर्था के प्राइमरी स्कूल में अविनाश के साथ ही पढ़ती थी। दो चोटी वाली चोली घाघरा पहनी यह छोटी सी लड़की बहुत ही चुलबुली थी और मनमोहक और सुंदर भी थी। अविनाश को अनुजा बहुत तंग किया करती थी, या यूं कहें कि वह अविनाश की एक ऐसी दोस्त थी जो उसके साथ तो रहती थी पर किसी भी पल रूठ कर अविनाश को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अविनाश यद्यपि शारीरिक बल में उससे कहीं आगे थे और अनुजा की हर शरारत का जवाब देने की क्षमता रखते थे, पर आज तक कभी भी उन्होंने अनुजा के साथ उसकी किसी भी शरारत के बदले में मारपीट नहीं की थी। कक्षा 5 पास करने के बाद जब अविनाश आगे की पढ़ाई के लिए पालमपुर के स्कूल जाने लगे तो अनुजा ने भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने मम्मी पापा से कहा। राम सिंह की माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी पोती आगे की पढ़ाई करे। वह चाहती थी कि उनकी पोती घर गृहस्थी के काम सीख ले ताकि विवाह के बाद अपने ससुराल में जाकर वह उनके परिवार की नाक ना कटाए। पर अनुजा बहुत जिद्दी लड़की थी। रो रो कर उसने आसमान सर पर उठा लिया। राम सिंह ने अंतोगत्वा उसकी जिद पूरी करते हुए अपनी बेटी का दाखिला पालमपुर में आगे की पढ़ाई के लिए करवा दिया। अब अनुजा अविनाश के साथ अन्य बच्चों के झुंड में प्रतिदिन नाव से स्कूल तक जाती और वहां पर मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अविनाश अपने इस नटखट दोस्त का पूरा ध्यान रखते और दूसरे गांव जाते हुए उन्हें हमेशा इस बात का एहसास था कि वह अनुजा के संरक्षक भी हैं। यही अपनत्व की भावना अनुजा के मन में भी थी। वह किसी भी छोटी सी बात की भी शिकायत तुरंत अविनाश से करती थी। एक दिन जब सभी बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद नाव से घर लौट रहे थे तो अनुजा की एक प्लास्टिक की गुड़िया जो वह हाथ में पकड़े हुए खेल रही थी, हवा के तेज झोंके के साथ उसके हाथ से छूटकर गंगा में जा गिरी। आंखों में आंसू भरे अनुजा ने अविनाश की तरफ कातर निगाहों से देखा। गुड़िया पानी की धार के साथ आगे की तरफ जा रही थी। अविनाश जानते थे कि यह प्लास्टिक की गुड़िया अनुजा के लिए बहुत प्रिय है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती है।
अविनाश ने तुरंत अपने जूते उतारे और नाव से गंगा में छलांग लगा दी। कुछ दूर तक तैरने के बाद वह उस गुड़िया के पास पहुंच गए, पर गुड़िया को उठाने के बाद नाव की तरफ आते समय पानी का बहाव उन्हें विपरीत दिशा में ले गया। अविनाश नाव तक आने के लिए बहुत जोर लगाकर तैर रहे थे, पर नदी की तेज धारा उन्हें हर बार और पीछे खींच ले जा रही थी। अनुजा ने व्याकुल होकर जतिन माझी को अविनाश के पानी में कूद जाने की बात बताई। जतिन माझी ने अविनाश की तरफ देखा और उसे घटना की भयावहता का आभास हो गया। जतिन माझी ने तुरंत नाव को पानी के बहाव के साथ आगे जाने दिया और अविनाश के पास पहुंचकर हाथ बढ़ाकर जतिन मालिनी माझी ने उन्हें नौका पर वापस खींच लिया। अनुजा अविनाश के बह जाने के कारण बहुत डर गई थी। जैसे ही अविनाश ऊपर आए, उसने अपनी गुड़िया को छोड़कर अविनाश को तेजी से अपने बाजू में जकड़कर गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी एक गुड़िया की खातिर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी थी? बोलो। उसकी पीठ थपथपाते हुए अविनाश बोले थे, यह तुम्हारी सबसे प्रिय गुड़िया है अनुजा, और तुम ही कहो, तुम्हारी किसी प्यारी गुड़िया को मैं ऐसे कैसे बह जाने देता? उस दिन से अनुजा ने अविनाश को तंग करना एकदम से बंद कर दिया था। अब अनुजा को अविनाश की हर खुशी में अपनी खुशी नजर आती और उसके हर गम में अनुजा की आंखों से आंसू की धार बहने लगती। अनुजा अपने खाने में से हर अच्छी चीज अविनाश के लिए बचा कर रखती और अविनाश अपने खाने के डब्बे को खोलने का दायित्व अनुजा को ही देते। यदि किसी कारण अविनाश का होमवर्क ना हो पाता तो अनुजा उनके साथ बैठकर उसका पूरा होमवर्क करवा देती थी और कभी कभी तो खुद ही बैठकर उसका काम पूरा कर देती थी। उनके बीच की दोस्ती कुछ इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि वे दोनों दो बदन एक जान हो गए थे। एक दिन अविनाश को तेज बुखार हो गया था। पूरे गांव में बुखार की लहर चल रही थी। अविनाश स्कूल जाने के लिए नाव पर नहीं आए थे। अनुजा ने जतिन माझी से अविनाश के बारे में पता किया और उसकी तबीयत खराब होने का सुनकर अनुजा सीधे अविनाश के घर जा पहुंची। बुखार में तपते अविनाश का हाथ अपने हाथ में लिए वह पूरे दिन वहीं उसके पलंग के पास बैठी रही। अविनाश की मम्मी उसका अविनाश के प्रति समर्पण और स्नेह देखकर गदगद हो गई। उन्होंने स्नेह से अनुजा को अपने गले लगा लिया। शाम को अनुजा के पापा आकर अनुजा को अपने साथ घर ले गए। समय अपनी गति से चलता रहा। अब वे दोनों कक्षा 10 में आ गए थे। जब तक जतिन माझी गांव से नाव लेकर स्कूल तक आता, अनुजा और अविनाश गंगा तट पर एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए बैठे समाने भर की बातें किया करते थे। कभी दोनों मिलकर साथ में गाना गाते, कभी अनुजा ढेर सारे लोकगीत अविनाश को सुनाती रहती। उन दोनों को यही लगता था कि काश स्कूल से घर जाने का समय बहुत देर बाद आए। कक्षा 10 की परीक्षाएं सर पर आ गई। वे दोनों अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में अत्यधिक व्यस्त हो गए। परीक्षाएं जिस दिन खत्म होने को थी, उस दिन आखिरी पेपर देकर दोनों लोग गंगा के किनारे आ बैठे। आज उदास अनुजा की आंखों में नमी सी थी। बार बार उसकी आंखें भर आ रही थी। उसने अविनाश का हाथ अपने हाथों में लिया और एक एल्यूमिनियम की छोटी सी संदूक, एल्यूमिनियम का बॉक्स जिसमें ताला लग सकता है, अपने बैग में से निकाली और उस ताले लगी संदूक को अविनाश को देते हुए बोली, सुनो, मैं कल अपने नाना जी के यहाँ जा रही हूँ। मेरे अच्छे अंकों को देखते हुए मेरे नाना जी मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं और संभवतः आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कोलकाता जाना पड़े। इसीलिए शायद मैं अब तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। गांव में ना जाने कब आना हो। तुम भी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर चले जाओगे। अविनाश, मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। तुम मुझे बहुत याद आओगे। तुम मेरे जीवन के सबसे प्यारे मित्र हो। मुझे कभी भी भुला मत देना और यह ताला लगा बॉक्स मेरी अमानत है। इसका ताला मत खोलना, हमेशा अपने पास रखना अपने दोस्त की निशानी समझकर। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की छड़ी लग गई। अविनाश भी पहली बार अपनी दोस्त के गले मिलकर फूट फूट कर रो पड़ा और रोते रोते दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए एक दूसरे की पीठ पर उंगलियां फिराते रहे। अविनाश जी बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी अतीत की यात्रा से बाहर आए। वह पालदार नाव अब समुद्र में दूर आगे तक जा चुकी थी। गहरी सांस लेकर उन्होंने काम वाली बाई को चाय लाने के लिए कहा और चाय का प्याला लेकर सामने उगते हुए सूरज की तरफ देखने लगे।
आज अविनाश जी का चित ठिकाने पर नहीं था। ना जाने क्यों वह सफेद बाल वाली नाव उन्हें वर्तमान से खींचकर भूतकाल में ले गई थी और उन्हें अनुजा की बहुत जोरों से याद आ रही थी। लगभग 20 वर्ष पहले की जिंदगी की वो सुनहरी यादें उनकी जिंदगी की सबसे अमूल्य निधि बन गई थी। अनुजा शायद उनकी दोस्त ही नहीं रही थी, उससे भी आगे संभवतः जीवन की एक सहारा, या यूं कहें कि एक ऐसी प्रेयसी बन गई थी जिसे कच्ची उम्र में होने के कारण वह प्यार भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे प्यार का अर्थ उस वाली उम्र में उस समय समझते ही नहीं थे। लेकिन यह बात पक्की थी कि उम्र के इस मोड़ पर उनके हृदय के सिंहासन पर अनुजा एक देवी की तरह प्रतिस्थापित थी। शायद इतने वर्षों में कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाया था। बाहर समुद्र के ऊपर से होता हुआ तूफान तट को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। धीमी धीमी चलने वाली बारिश कब तूफान में बदल गई अविनाश को पता ही नहीं चला। उन्होंने नौकरानी को एक कप चाय और लाने के लिए कहा और अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को बैठकर याद करने लगे। अनुजा के गांव जाने के बाद अविनाश का गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हालांकि परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी, पर फिर भी वह जतिन माझी को लेकर नामालूम कितनी बार नाव से अपने स्कूल तक गए और वह जाकर उनके कक्षा की वह बेंच जहां पर अनुजा बैठती थी उसको हाथ से छूकर और टेबल को हाथ से छूकर वह अनुजा की उपस्थिति को महसूस करते रहे। इसके बाद स्कूल का वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे अनुजा अपना और उनका लंच बॉक्स खोलकर अपनी सारी प्रिय खाने की चीज पहले उन्हें खिलाती थी, वहां बैठकर नम आंखों से स्कूल की दीवारों को देखते रहे। गंगा के घाट जहां पर अनुजा उनके साथ बैठकर अपने लोक गीतों की कविताएं उन्हें सुनाती थी और कभी कभी उनके स्वर मिलाकर गीत गाती थी, उस जगह बैठकर उनकी आंखों से अनजाने में ही आंसुओं की धारा बह निकली। जतिन मांझी उनके बिना कहे ही बहुत कुछ समझ रहा था, क्योंकि वह उनके प्यार का और दोस्ती का एकमात्र साक्षी था। वापस आने पर उन्हें याद आया कि इसी बीच की तेज धार में अनुजा की गुड़िया गंगा में गिर गई थी। जतिन मांझी बोला, बाबू साहब, आपने ठीक इसी जगह एक छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, आपने ऐसा क्यों किया था? अविनाश बाबू बोले, यह बात तुम नहीं समझ सकोगे जतिन भाई, वह गुड़िया मेरी अनुजा की सबसे प्रिय गुड़िया थी। अगले ही दिन अविनाश ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मुझे आप कोलकाता भिजवा दीजिए, मैं वहीं रहकर अब आगे की पढ़ाई करूँगा। कोलकाता पहुंचकर एक पब्लिक स्कूल में अविनाश ने दाखिला ले लिया। कक्षा 11 और 12 में उनके कई दोस्त बने और बिछड़े पर कोई भी दोस्त और कोई भी लड़की उनकी अनुजा जैसी थी भी नहीं और उसकी जगह ले भी नहीं सकी। अविनाश बीच में कई बार अपने गांव गए पर उसकी मुलाकात अनुजा से नहीं हो सकी। अनुजा अपने नाना के साथ दिल्ली चली गई थी और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, इस कारण उनकी अनुजा से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। पीएचडी करने के दौरान एक लड़की मानवी अनायास ही उनके करीब आ गई। मानवी एक रईक बैरिस्टर की बेटी थी, पर थी बड़ी चंचल। बात बात पर हंसना और जीवन को हंसी खुशी में गुजार देना, शायद यही उसका फंडा था और शायद इसी वजह से अविनाश बाबू उसके दोस्त बन गए। अविनाश बाबू पढ़ाई के बाद कभी कभी शाम को बैरिस्टर साहब के घर चले जाते थे। बैरिस्टर साहब को भी मानवी की इस दोस्ती पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वह बंगाल के एकदम खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। मानवी बीएससी फाइनल तक अविनाश जी के दोस्त बनी रही। शायद अविनाश बाबू की तरफ से ही कमी रही या मानवी खुद नहीं चाहती थी, यह तो पता नहीं, पर उनकी दोस्ती कभी भी प्यार में ना बदल पाई और बीएससी फाइनल में बैरिस्टर साहब ने अमेरिका के एक उद्योगपति के लड़के से मानवी की शादी कर दी और इस तरह मानवी अविनाश जी के जीवन से बहुत दूर चली गई। बीएससी के बाद अविनाश जी की नौकरी एक बड़ी अमेरिकन कंपनी में लग गई और उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह प्राप्त होने लगी। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी धूम छाव होती है, इसे अविनाश जी से बेहतर कौन समझ सकता था। अविनाश जी का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। उनकी मम्मी पापा उनके विवाह की पूरी तैयारियां करके बैठे थे। उनके ही समाज की एक लड़की से उनका रिश्ता उनके पिताजी ने लगभग फाइनल कर दिया था, पर तभी किस्मत ने खेल खेला। यह सोचते हुए अविनाश जी के शरीर में झुरमुरी सी दौड़ गई।
उन्हें कुछ दिनों से स्टूल के साथ ताज़ा खून आ रहा था। उनकी भूख दिनों दिन कम होती जा रही थी और उधर विवाह की बात चल रही थी। पिताजी के आदेश को टालने की अविनाश की बस की बात नहीं थी। अविनाश के पिताजी उन्हें लेने के लिए कोलकाता आए हुए थे। अविनाश की खराब हालत देखकर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। अविनाश की कमजोर हालत देखकर और लक्षणों को देखकर डॉक्टर थोड़े चिंतित हुए और उनके खून और स्टूल की जांच में एकदम स्पष्ट हो गया कि उन्हें आंतों का कैंसर है और यह कैंसर दूसरी स्टेज का है। अविनाश जी के जिंदा बचने के चांसेस 50% थे। अविनाश जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता को उनका विवाह करके किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने से मना किया और उनके पिताजी ने कहा, ठीक है, जब तुम एकदम ठीक हो जाओगे तब तुम्हारा विवाह कर देंगे। भारत में लड़कियों की कहाँ कमी है, तुम्हारे पीछे तो लाइन लगाकर लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। अविनाश ने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली और उनका इलाज चालू हो गया, पर बीमारी ठीक ही जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके इंटेस्टाइन का वह बड़ा टुकड़ा जिसमें कैंसर था ऑपरेशन करके काट कर निकाल दिया गया, पर उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। कैंसर का इलाज लंबा चलता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और नेचुरल थेरेपी। तीनों के इलाज के बाद में अविनाश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। अविनाश जी अब अपनी जिंदगी से निराश हो चुके थे, बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत बोर हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपना पुराना सामान देखना शुरू किया। उसी में अनुजा का ताला लगा वह एल्युमिनियम का डब्बा भी उनके पास सुरक्षित रखा था। उन्होंने सोचा एक बार इस डब्बे को खोलकर देख लिया जाए कि इसमें रखा क्या है। उन्हें गंभीर बीमारी में भी अपने दोस्त, अपनी प्रियतमा की याद आ गई और उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने पेंचकस फंसाकर संदूकची की कुंडी को तोड़ दिया। उसमें अनुजा की वही गुड़िया रखी थी जिसे निकालने के लिए वह गंगा में कूद गए थे। उसी गुड़िया के साथ एक चिट्ठी भी थी तथा एक सूखा हुआ फूल भी चिट्ठी के अंदर रखा हुआ था। उत्सुकता से भरे अविनाश गुड़िया को छूकर बहुत भावुक हो गए। फिर उन्होंने हौले से गुलाब के फूल को छुआ जिसे अनुजा ने उनके लिए रखा था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने हौले से अनुजा को ही छू लिया हो। उनका मन फिर से वही कक्षा 10 का विद्यार्थी बन गया। उन्होंने चिट्ठी पर नजर डाली और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय अविनाश, मुझ में यह कहने का साहस नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं यह पत्र लिखकर तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम इस पत्र को पढ़कर मेरे बारे में क्या सोचोगे। तुम्हें दिलो जान से चाहती तो मैं बचपन से ही रही हूँ, पर तुम्हें मैंने अपना परमेश्वर तो उसी दिन मान लिया था जिस दिन तुम मेरी गुड़िया के लिए, मेरी छोटी सी खुशी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा की तीव्र धार में कूद गए थे। मेरा मन उसी दिन से तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा होकर रह गया था। मैं यह अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हम दोनों विभिन्न जातियों के हैं और तुम्हारी ऊंची जाति और बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड कभी भी तुम्हारे परिवार को मुझे अपनाने नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे अनुरोध किया कि यह मेरा बॉक्स हमेशा तुम अपने पास रखना और यह गुड़िया भी, जिसे मैंने बहुत प्यार किया है, हमेशा तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे साथ रहे। जब तुम यह पत्र खोलोगे तो मैं जानती हूँ कि उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग जी चुके होंगे, पर फिर भी मेरे अंतस में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में तुम हो, सिर्फ तुम ही हो और तुम होगे। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे मन में भी मेरे लिए वही सब कुछ है जो मेरे मन में तुम्हारे लिए है। मैंने हृदय से तुम्हें अपना परमेश्वर मानते हुए यह फूल तुम्हें अर्पित किया है, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अनुजा। अनुजा का पत्र पढ़कर अविनाश भाव विभोर होकर अश्रुधारा बहाने लगे। इधर दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर थी। पूरी रात गर्मी और उमस की वजह से कूलर और पंखे भी कमरों को ठंडा करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा फ्लैट एक भट्टी हो। सुबह को 4 बजे से थोड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई और सारी दिल्ली थोड़ा सा सुकून लेकर नींद की आगोश में डूब गई। अंसारी नगर एम्स कैंपस में अभी तक रोड के चारों तरफ और खाली जगह में अंग्रेजों के ज़माने के लगे हुए पेड़ पौधे मौजूद हैं और इसी कारण यहाँ का वातावरण सुबह ठंडा हो जाता है। पर 6 बजे तक चिड़ियों की चहचहाहट के कारण लोगों की नींद खुल जाती है। अनुजा भी गर्मी के कारण रात को बहुत देर से सो पाई थी, पर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के कारण उसकी नींद खुल गई और अंगड़ाई लेकर उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाहर सड़क पर जतिन मांझी एक औरत और बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ चला जा रहा था।
इतनी दूर गंगा किनारे से छोटे से गांव से चलकर जतिन यहाँ क्या कर रहा है? यह विचार मन में आते ही वह तुरंत अपनी चप्पल पहनकर भागी भागी बाहर आई और जतिन मांझी जिस तरफ गया था उसी तरफ वह लगभग दौड़ती हुई चली गई। पास जाकर उसने देखा सचमुच में वह जतिन मांझी ही तो था। जतिन दादा, तुम यहाँ कैसे? गांव से कब आए हो? कहते हुए अनुजा ने जतिन को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। अनुजा अब कक्षा 10 की छात्रा नहीं रही थी। उसका शरीर उम्र के साथ काफी बदल गया था। फिर भी गौर से देखने के बाद जतिन ने अनुजा को पहचान लिया और बोले, तुम अनुजा ही हो ना? हाँ जतिन दादा, मैं तुम्हारी अनुजा ही हूँ। जतिन ने बताया कि 1 साल पहले वह गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गया था, पर अचानक ही उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए वह एम्स चला आया और तभी आज आपसे मुलाकात हो गई। अनुजा ने निगाहें झुकाते हुए पूछा, जतिन दादा, अविनाश बाबू का कोई समाचार है क्या? अविनाश की बात निकलने पर जतिन मांझी की आंख से आंसू भर आए। जतिन बोले, दीदी, अनुराग बाबू तो अपने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कैंसर हो गया है। जब तुम कक्षा 10 की परीक्षा देकर अनायासी गांव से चली गई थी तो उसके बाद अविनाश बाबू पागलों की तरह मेरी नाव से मुझे लेकर स्कूल के हर उस कोने को छानते रहे थे जहां तुम बैठती थी। वह उस जगह को छूकर रोने लगते थे जहां तुम्हारी यादें बसी हुई थी। घाट की वह जगह जहां मैं नाव लगाता था और जहां आप उन्हें अपने गीत सुनाती रहती थी और उनसे ढेरों बातें करती थी, वहां बैठकर अविनाश बाबू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती थी। दीदी, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अविनाश बाबू आपको बहुत प्यार करते थे। शायद छोटी उम्र थी, इस कारण वह अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर पाए थे। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर इसके बाद भी अविनाश बाबू कई बार कोलकाता से सिर्फ आपको खोजते हुए और आपका समाचार जानने के लिए गांव आते रहे। आप तो गांव से ऐसे गई कि उसके बाद आपके समाचार तक अविनाश बाबू को प्राप्त नहीं हो पाए। अनुजा अविनाश बाबू के समाचार जानकर बहुत व्याकुल हो गई और आंखों में आंसू भरे हुए उसने पूछा, आजकल कहाँ रह रहे हैं अविनाश बाबू? मैं एक बार उनसे जाकर मिलना चाहती हूँ। उनका हाल चाल पूछ लूँ तो मन को शांति मिले। जतिन ने बताया कि विनाश बाबू का घर तो कोलकाता ग्वालकोटी में राधा कृष्ण मंदिर के एकदम सामने है। वहां तक तो कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। दीदी, आप समय निकालकर एक बार अविनाश बाबू से मिल जरूर लेना। जतिन से विदा लेकर अनुजा अपने फ्लैट में चली आई। घर आकर उसका भाव विभोर मन विचलित होकर अविनाश को याद करते हुए उसकी हालत पर आंसू बहाने लगा। अनुजा रोते रोते अभी तक के घटनाक्रम के बारे में सोचती रही और पुरानी यादों में खो गई। उसे याद आया कि जब वह कक्षा 10 की परीक्षाएं चल रही थी तभी उसके दोस्तों ने नमक मिर्च लगाकर उसके और अविनाश के संबंध में ना जाने क्या क्या बातें उनके मम्मी पापा को बता दी थी। क्योंकि अनुजा एक दिन स्कूल ना जाकर पूरे दिन बीमार अविनाश के पास ही बैठी रही थी। लोग ठीक ही कहते हैं कि इश्क और रुख छुपाए नहीं छुपते। प्रेमियों के व्यवहार, उनके एक दूसरे के प्रति समर्पण, उनकी आंखें, उनका बोलचाल, सारी की सारी दास्तां चीख चीख कर लोगों को बता देती है कि हाँ, हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। यह सारी बातें जब अनुजा की मम्मी को पता चली तो उनके मन में अपनी बड़ी होती हुई बेटी के प्रति अनर्थ के भय की भावना बैठ गई। उनकी अनुभवी आंखों ने इस दास्तान के सारे दुष्परिणामों को उसी समय एकदम ठीक से भांप लिया था। वह जानती थी कि अविनाश के पिता बड़ी जाति के हैं। वह छोटी जाति की अनुजा को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि अनुजा और अविनाश के बारे में पता लगने पर वह अनुजा और उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि अविनाश और उसके पापा बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं थे, पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों की कहानियां आसपास के सारे गांव में सभी को पता थी। अनुजा की मम्मी तो इतनी भयभीत हो गई थी कि वह अनुजा को परीक्षा भी नहीं दिलाना चाहती थी, पर अनुजा ने गिड़गिड़ाकर अपने शेष रहे 2 विषयों की परीक्षा ठीक से दे देने की भीख मांगी। भयभीत मम्मी ने उसने वचन लिया था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस संबंध में वह कभी भी कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं करेगी और अविनाश को तो बिल्कुल भी नहीं बताएगी। उसकी माँ ने तो उसे उसी गांव की 16 साल पहले की हुई एक घटना का पूरा वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि इसी गांव की एक लड़की जो उनकी बिरादरी की थी, उसको अविनाश के चाचा सूरज सिंह से प्यार हो गया था। सूरज सिंह तब कच्ची उम्र के ही थे। वह लड़की अविनाश के चाचा सूरज सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। अविनाश के दादाजी के आदमी लड़की के रोते चीखते माँ बाप किसी की भी बात को ना सुनते हुए उस लड़की को रात को उठा ले गए थे।
और अगले दिन उसकी लाश गंगा में तैरती मिली थी। अनुजा की मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी इकलौती बेटी के साथ भी वही घटनाक्रम इतिहास की तरह दोबारा दोहराया जाए। डरी हुई अनुजा ने अपने वचन का मान रखा और जब उसे पक्का पता चल गया कि पेपर देकर उसी रात उसे गांव छोड़ देना है, वह गांव से बाहर अपने नाना के पास जाकर रहेगी और गांव में अब उसे कभी भी नहीं आना है। इसीलिए भयभीत अनुजा ने किसी तरीके से अपने पेपर तो दिए, पर अविनाश को उसके घर पर चल रहे घटनाक्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस उसने एक चिट्ठी लिखी और उसके साथ एक फूल तथा वह गुड़िया जो उसे प्राणों से प्यारी थी, एल्यूमिनियम की संदूक में रखकर ताला लगाकर उसने अविनाश बाबू को दे दी। वह जानती थी कि उत्सुकतावश अविनाश यदि बॉक्स खोल लेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह उनके जीवन से दूर नहीं जा पाएगी और उसके कारण गांव में जो बखेड़ा खड़ा होगा उसकी कल्पना करके ही उसके हाथ पैर फूल गए थे। इसी कारण उसने अविनाश से यही कहा था कि वह उसकी अमानत इस संदूकची को संभाल कर रखे और इसे कभी ना खोले। उसने सोचा था कि जब कुछ वर्षों बाद अविनाश बॉक्स को खोलेंगे तो कम से कम वह उसे और उसके प्यार को दोष तो नहीं दे पाएंगे। उसे अब भी यही भ्रम था कि शायद अविनाश ने उसके बाद उस बॉक्स को खोला ही नहीं होगा। अनुजा को थोड़ी देर के लिए पूरा चेत हुआ और वह अपने अतीत से बाहर निकल कर आ गई। उसका दिमाग अभी उसके प्रिय विनाश के बारे में ही सोच रहा था। उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि उसका विनाश जाने कैसा होगा। अविनाश के बारे में सोचते सोचते वह दोबारा अपने अतीत में खो गई। उससे आगे के घटनाक्रम चलचित्र की भांति उसके दिमाग में चलने लगे। उसके नाना जी को मम्मी ने सारा घटनाक्रम ठीक से समझा दिया था, इसीलिए उसके नाना जी उसे लेकर आगरा चले गए, जहाँ पर उनकी एक पुरानी कोठी थी। नानाजी की आर्थिक स्थिति ठीक थी तो उन्होंने अनुजा को वहाँ के एक नामी स्कूल में डाल दिया। अनुजा यद्यपि पढ़ने में बहुत अच्छी थी पर उसे अंग्रेजी का ज्ञान कम था। पूरे एक बरस क्लास में जो भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता था अनुजा को उसमें बहुत कम समझ आता, पर उसने धीरे धीरे मेहनत करके अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया और जब कक्षा 12 में आई तो वह अन्य बच्चों के बराबर अंग्रेजी जानने लगी थी। और कक्षा 11 में जो उसके नंबरों में कमी आई थी, कक्षा 12 में वह अपने कक्षा के 10 के रिकॉर्ड से कहीं अच्छा करके बोर्ड परीक्षा में 85% अंक लेकर आई थी। कहते हैं ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। क्योंकि उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, इस कारण क्लास का अंग्रेजी में पढ़ाया हुआ उसे ज़्यादा समझ नहीं आता था। इसीलिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत करने में व्यस्त हो गई और उसे अपने गांव और अविनाश के बारे में सोचने का ज़्यादा समय ही नहीं मिला। कक्षा 12 के पास करने के बाद उसने पीएमटी की परीक्षा दी और ईश्वर की कृपा से वह उसमें सफल भी हो गई। उसका एमबीबीएस में दाखिला भी हो गया। पढ़ाई का बढ़ता बोझ और उसकी लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति ने उसे अविनाश के बारे में कम ही सोचने का मौका दिया। उसकी मेहनत ने अपना रंग दिखाया तथा वह एमबीबीएस की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में आ गई। तभी उसके नाना ने उनके ही समाज के एक सुयोग्य नौकरी पेशा लड़के दीपक कुमार से अनुजा का विवाह कर दिया। विवाह के समय अनुजा को अविनाश जी की बहुत याद आ रही थी और उसका विवाह करने का मन भी नहीं था, पर उसके पिता की बहुत खराब होती हुई तबीयत और नाना जी के अनुरोध के आगे उसकी एक ना चली और वह विवाहित होकर आगरा में ही अपने पति के घर आ गई। उसका पति दीपक कुमार यद्यपि संपन्न परिवार का सुदर्शन व्यक्ति था और अच्छी नौकरी में था, पर वह एक अय्याश किस्म का आदमी था। वह एक नंबर का शक्की था और स्वयं भी हद दर्जे का चरित्रहीन व्यक्ति था। शराब और शबाब उसकी बहुत बड़ी कमजोरियां थी। अनुजा अपने पेशे के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, इस कारण वह अपने पति के साथ कम ही समय दे पाती थी। उसके पति को हमेशा यही शक रहता कि उसके शायद किसी व्यक्ति से संबंध है, इसी कारण वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। यही सोचकर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का कारण बनती रही। एक बार दीपक कुमार कहीं टूर प्रोग्राम में गए थे। वहां अपनी आदत के मुताबिक वह अपनी सहायिका के साथ रात्रि को गेस्ट हाउस में अपनी रासलीला में डूबे हुए थे कि तभी उनकी सहायिका का पति गेस्ट हाउस में आ धमका और उसने उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे अपनी पत्नी का इस तरह से गैर मर्द के साथ रंगरेलियां मनाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चाकू से गेस्ट हाउस में अपनी पत्नी और दीपक कुमार दोनों का नग्नावस्था में ही कत्ल कर दिया। अपने पति की बदनामी और वहां के वातावरण से परेशान होकर अनुजा ने आगरा की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के एम्स में नौकरी ज्वाइन कर ली। आज जतिन मांझी के मिल जाने के बाद से उसके हृदय में अविनाश के प्रेम का नासूर फिर से हरा हो गया था। अविनाश जी संदूक में निकली हुई गुड़िया को अपने सीने में लगाए बहुत देर तक रोते रहे।
गुड़िया को छूकर उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वह फिर से 14-15 साल के वही किशोर बन गए हों जो उस समय कक्षा 10 में पढ़ा करता था। गुलाब के फूल को होले होले से उन्होंने अनेकों बार छुआ था। जब जतिन मांझी ने उन्हें गंगा की बहती हुई धार के ऊपर खींच लिया था, तब एक बार अनजाने में ही अनुजा ने जब उन्हें कसकर पकड़ा था तो उसके गुलाब के पंखुड़ियों से होंठ उनके सीने में चिपक गई थी और उन्होंने होले से उसके होठों को अपनी उंगलियों से छू लिया था। आज उन्हें गुलाब की पंक्तियों को छूकर वही एहसास महसूस हुआ और उनका दिल जोर जोर से अनुजा अनुजा पुकार कर धड़कने लगा। अभी तक उन्हें यही एहसास था कि सिर्फ वही अनुजा को एक तरफा प्यार करते हैं, पर आज अनुजा की चिट्ठी उन्हें चीख चीख कर बता रही थी कि अनुजा उन्हें उससे कहीं ज़्यादा प्यार करती है जितना कि वो उससे करती हैं। बस आज उनके मन में एक बार आ रही थी कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अनुजा उनसे एक बार भी मिलने नहीं आई। वह कितनी बार सिर्फ अनुजा से मिलने के लिए ही गाहे बगाहे अपने गांव गए। हर बार अनुजा के घर के सामने से गुजरते हुए भी और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह जानने का प्रयास भी किया कि अनुजा गांव क्यों नहीं आ रही है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य लोहे की दीवार में उनसे उनके अनुजा को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। निराश होकर वह अब गांव जाते ही नहीं थे। एक पल को उन्हें लगा कि शायद अनुजा उन्हें प्यार ही नहीं करती थी। वह बस एक साधारण दोस्त थी जो कक्षा 10 तक जब तक उनके साथ रही दोस्ती निभाती रही और फिर अपने नए दोस्तों में रच बस गई। पर अगले ही पल उनका दिल बार बार यही कहता कि नहीं, अनुजा सिर्फ उनकी ही थी, उनकी है और उनकी ही रहेगी। वे कभी अपने पागल दिल को समझा ही नहीं पाए कि जो चला गया उसे भूल जा। उन्हीं दिनों सुनील दत्त की नई फिल्म मिलन टाकीज में प्रदर्शित हुई। उनकी गंगा किनारे की कहानी अविनाश जी के दिल के बहुत करीब थी। उन्होंने वह फिल्म कई बार देखी। हर दफ़ा उन्हें यही महसूस हुआ कि इस फिल्म की कहानी की तरह अनुजा भी सिर्फ उनकी है, युग युगांतर से सिर्फ उनकी ही है और उनके लिए ही इस जन्म में दोबारा पृथ्वी पर आई है। टू बी कंटिन्यूड। क्या अनुजा और अविनाश का मिलन हो पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।